नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो कई परिवारों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। वो है कि जब संपत्ति के सह मालिक, मतलब जिनके नाम प्रॉपर्टी है, वो बंटवारे पर राजी ना हो, तो फिर कानून क्या कहता है, कैसे होता है बंटवारा। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ स्रोत हैं जो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझाते हैं। तो हमारा आज का मकसद है कि इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझें, क्योंकि जमीन जायदाद के मामलों में सही जानकारी होना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, बिल्कुल। ये वो सिचुएशन है जहाँ मतलब जब आपस में सुलह नहीं होती तो फिर कानून को बीच में आना ही पड़ता है। हम्म। और ये प्रक्रिया हाँ थोड़ी लंबी लग सकती है देखने में, पर इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है अच्छा। ताकि हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिले और जो भी फैसला हो वो न्याय के हिसाब से हो। ये कोई सिर्फ कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, ये पूरी एक जुडिशियल प्रक्रिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए भाई बहन हैं या कोई और हिस्सेदार हैं और वो बंटवारे के लिए राजी नहीं है, तो पहला कदम क्या पंचायत या तहसीलदार के पास जाना है या फिर सीधे कोर्ट? नहीं नहीं, यहीं पर यह समझना जरूरी है। बिना सहमति के बंटवारा करने का जो अधिकार है वो सिविल कोर्ट के पास है। अच्छा। तहसीलदार या पटवारी ये बंटवारा नहीं कर सकते। ये मामला बनता है विभाजन का वाद, मतलब सूट फॉर पार्टीशन। विभाजन का वाद? हाँ, और ये सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब सीपीसी 1908 के तहत दायर होता है। सेक्शन 9 है और खास तौर पर प्रॉपर्टी बंटवारे से जुड़ा सेक्शन 54 भी है। तो जो याचिका दायर करता है, जिसे वादी कहते हैं, हाँ, वादी। वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, हम लोग आपस में बांट नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें दखल दीजिए, सबके हिस्से तय कीजिए और हर एक को उसका इंडिपेंडेंट कब्जा दिलाइए, मतलब स्वतंत्र कब्जा। स्वतंत्र कब्जा? ये सुनने में बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब सिर्फ ये बता देना काफी नहीं कि आपका इतना हिस्सा है, बल्कि असल में कब्जा दिलाने तक की बात है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। पॉइंट यही है कि सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर फिजिकली वो बंटवारा हो जाए और वो कानूनी तौर पर मान्य हो। कोर्ट यहाँ पर एक तरह से एक निष्पक्ष रेफरी की भूमिका निभाती है, ठीक है। ताकि सब कुछ कानून के दायरे में और व्यवस्थित तरीके से हो। तो पहला कदम हुआ कोर्ट में विभाजन का वाद दायर करना। अच्छा, जब ये याचिका या सूट फाइल हो गया, उसके बाद कोर्ट क्या करती है? क्या सीधे दूसरे पक्ष को बुला लेती है? हाँ, देखिए, कोर्ट का सबसे पहला काम ये पक्का करना होता है कि इस मामले से जुड़े जितने भी जरूरी लोग हैं उन सबको सुना जाए। तो जैसे ही याचिका दायर होती है, कोर्ट सबसे पहले जो दूसरे सह मालिक हैं, जिन्हें प्रतिवादी या डिफेंडेंट्स कहते हैं, अच्छा, प्रतिवादी। उनको नोटिस जारी करती है। ये नोटिस उनको बताता है कि आपके खिलाफ एक केस आया है, आप कोर्ट में आइए और अपना पक्ष रखिए। ये नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ना, दूसरे पक्ष को भी सुनो। हाँ, ये तो है। मतलब कोई एक तरफा फैसला नहीं हो सकता, सबको बताना जरूरी है। तो जब ये प्रतिवादी कोर्ट में आते हैं, वो अपना पक्ष कैसे रखते हैं? कोई फॉर्म भरना होता है? नहीं, फॉर्म नहीं, उन्हें अपना जवाब लिखित में देना होता है। इसको कहते हैं लिखित बयान या अंग्रेजी में रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट। हाँ, और ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रतिवादी बताते हैं कि वो वादी की बातों से सहमत है या नहीं। हो सकता है वो कहें कि हाँ बंटवारा होना चाहिए, या वो कह सकते हैं कि नहीं, ये संपत्ति जॉइंट है ही नहीं, या वादी का हिस्सा इतना नहीं बनता जितना वो कह रहा है। अच्छा। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी का बंटवारा हो ही नहीं सकता। यहीं से मतलब असल जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। अच्छा, तो ये रिटन स्टेटमेंट सिर्फ हाँ या ना नहीं है, बल्कि अपना पूरा केस, अपनी दलीलें रखने का तरीका है। ठीक है, मान लीजिए सब ने अपने अपने रिटन स्टेटमेंट दे दिए। अब तो कोर्ट के पास अलग अलग बातें आ गई, शायद एक दूसरे के खिलाफ भी। तो अब कोर्ट कैसे तय करती है कि सच क्या है, किसका कितना हक बनता है? हाँ, यहीं से फिर मामले की जो असली इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू होती है। इन सारे बयानों के आधार पर कोर्ट मुद्दे तय करती है, जिसे कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। मुद्दे तय करना? जी, ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब कोर्ट को सबूतों के आधार पर ढूंढना होता है। जैसे, क्या ये प्रॉपर्टी वाकई जॉइंट है? अगर है तो वादी का इसमें लीगली कितना हिस्सा बनता है, बाकी लोगों का कितना है? क्या इसका बंटवारा प्रैक्टिकली मुमकिन है? ये सब। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिर आता है सबूतों का दौर। सबूत, एविडेंस, इसमें क्या क्या आता है? क्या सिर्फ जमीन के कागजात? सबूत देखिए दो तरह के हो सकते हैं। एक तो दस्तावाजी सबूत, मतलब डॉक्यूमेंट्स, और दूसरे मौखिक सबूत, यानी गवाहों के बयान। अच्छा।
डॉक्यूमेंट्स में सबसे जरूरी तो प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स होते हैं, जैसे रजिस्ट्री या सेल डीड। फिर सरकारी रिकॉर्ड्स, जैसे आपने कहा खसरा और खतौनी। हाँ, खसरा खतौनी तो बहुत सुना है। जी, ये जमीन की पहचान बताते हैं, उस पे कौन काश्तकार है, ये सब। फिर म्यूटेशन रिकॉर्ड्स यानी इंतकाल के कागज, कोई पुराना फैमिली सेटलमेंट अगर लिखा हुआ है, कोई वसीयत है, ये सब। और मौखिक सबूत में गवाहों के बयान होते हैं। और ये साबित किसको करना होता है कि मेरा इतना हिस्सा है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाता है। मतलब जो पार्टी जो दावा कर रही है उसी को वो साबित करना होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा आधा हिस्सा है तो मुझे सबूत देने होंगे। ठीक है, आपने खसरा खतौनी का जिक्र किया। गांव वगैरह में तो ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। जी, तो इनका महत्व तो काफी ज्यादा होगा इस प्रोसेस में। हाँ जी, बहुत ज्यादा, बिल्कुल। अगर लैंड रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ सुथरे हैं, अपडेटेड हैं, उनमें सब हिस्सेदारों के नाम और हिस्से ठीक से लिखे हैं, तो कोर्ट के लिए हिस्सेदारी तय करना काफी आसान हो जाता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड पुराने हैं, उनमें कुछ गड़बड़ है, अस्पष्ट है, तो फिर मामला और उलझ जाता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। इससे पता चलता है कि लैंड रिकॉर्ड्स को सही रखना कितना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो मान लीजिए सबूत आ गए, गवाहियां हो गईं, बहस भी हो गई दोनों तरफ से। अब कोर्ट क्या सीधे ये बता देगी कि ठीक है, ये वाला टुकड़ा आपका, वो वाला आपका? यहां पर मैंने पढ़ा था एक प्रारंभिक डिक्री के बारे में, प्रिलिमिनरी डिक्री। ये थोड़ा अलग सा लगता है, ये क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। सारे सबूत और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट एकदम से जमीन का फिजिकल बंटवारा नहीं करती। अच्छा। वो पहले एक प्रारंभिक डिक्री जारी करती है। ये डिक्री सिर्फ और सिर्फ हर एक सहमालिक का कानूनी हिस्सा तय करती है, मतलब उसकी शेयर या परसेंटेज कितना है प्रॉपर्टी में। मतलब इसमें सिर्फ ये लिखा होगा कि किसका कितना % हिस्सा है, जैसे 50-50 या 13-23 ऐसे। बिल्कुल, एकदम सही। ये सिर्फ लीगल राइट तय करती है। अभी जमीन पर कोई लाइन नहीं खींची जा रही है। दिलचस्प। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? सीधे क्यों नहीं बांट देते? इसका कारण है, सोचिए, अगर कोर्ट सीधे जमीन बांट दे और बाद में हिस्सेदारी को लेकर ही कोई अपील हो जाए या फैसला बदल जाए तो कितनी मुश्किल होगी, सब कुछ उलटना पड़ेगा। हाँ, बात तो सही है। इसलिए कानून ने ये 2 स्टेप प्रोसेस बनाया है। पहले स्टेप में सिर्फ अधिकारों को फाइनल किया जाता है कि लीगली किसका कितना हक है। जब ये चीज पक्की हो जाती है तब अगले स्टेप पर जाते हैं। ये तो काफी लॉजिकल है। पहले हक तय कर लो, फिर उस हिसाब से चीज बांटो। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये कानूनी हक तय हो गया प्रारंभिक डिक्री से। अब अगला सवाल, भाई जमीन कैसे बटेगी? मतलब फिजिकली कैसे अलग होगी? कौन करेगा ये काम? हाँ, अब आती है बारी अंतिम डिक्री यानी फाइनल डिक्री की कार्यवाही की। प्रारंभिक डिक्री में जो हिस्से तय हुए हैं उनके हिसाब से असल में जमीन को बांटने के लिए कोर्ट आमतौर पर एक कमिश्नर अपॉइंट करती है। कमिश्नर? जी, ये कमिश्नर कोई वकील भी हो सकता है, जिन्हें एडवोकेट कमिश्नर कहते हैं, या कई बार खासकर खेती की जमीन के मामलों में किसी रेवेन्यू ऑफिसर जैसे तहसीलदार या नायब तहसीलदार को भी कमिश्नर बनाया जा सकता है। और ये कमिश्नर क्या करते हैं? मतलब उनका रोल क्या होता है? मौके पर जाते हैं? बिल्कुल, वो कोर्ट के एक तरह से एजेंट होते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो उस प्रॉपर्टी पर जाएं, जमीन की पैमाइश करें, मतलब नाप तोल करें, और जो प्रारंभिक डिक्री में हिस्से तय हुए हैं उसी हिसाब से जमीन को फिजिकली बांटें। अच्छा। एक शब्द इस्तेमाल होता है, मीट्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब है कि हर हिस्से की बाउंड्री को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करना, कोनों, दिशाओं, दूरियों के आधार पर। तो कमिश्नर हर हिस्से की सीमाएं तय करता है, उसका एक नक्शा बनाता है कि किसको कौन सा हिस्सा मिलेगा। यानी कमिश्नर ही वो व्यक्ति है जो जमीन पर जाकर निशानदेही करेगा कि यहां से यहां तक आपका और वहां से वहां तक उनका। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी हाँ, और इसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। कमिश्नर को ये सारा काम पार्टियों को बताकर हो सके तो उनकी मौजूदगी में करना होता है, और फिर अपनी पूरी कार्रवाई की और जो बंटवारे का नक्शा बनाया है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर वो कोर्ट में जमा करता है। क्या ये रिपोर्ट फाइनल होती है? मतलब जो कमिश्नर ने कह दिया वो मान लिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट उस रिपोर्ट पर सभी पार्टियों से उनकी आपत्ति मांगती है, मतलब ऑब्जेक्शंस। अच्छा, ऑब्जेक्शंस भी फाइल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर किसी पार्टी को लगता है कि कमिश्नर ने बंटवारा ठीक से नहीं किया, या नापजोख में गलती है, या जो हिस्सा उन्हें मिल रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं। कोर्ट उन ऑब्जेक्शंस पर सुनवाई करती है। जरूरत पड़े तो कमिश्नर को दोबारा भी भेजा जा सकता है या नए निर्देश दिए जा सकते हैं।
और जब ये सारे ऑब्जेक्शंस निपट जाते हैं या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तब? जब कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से और जो बंटवारे का प्लान है उससे संतुष्ट हो जाती है और सारे ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाते हैं, तब कोर्ट पास करती है अंतिम डिक्री, मतलब फाइनल डिक्री। फाइनल डिग्री। हाँ, यही वो फाइनल कानूनी कागज है जो जमीन के फिजिकल बंटवारे को सील करता है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि किस व्यक्ति को प्रॉपर्टी का कौन सा खास हिस्सा मिला है, उसकी चौहद्दी क्या है, मतलब बाउंड्रीज क्या है, एरिया कितना है, और इसी डिग्री के आधार पर फिर कब्जा दिलाया जाता है। तो अब फाइनल डिग्री आ गई, जमीन बट गई, अब तो प्रोसेस खत्म हो गया होगा या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, कोर्ट की तरफ से तो मामला खत्म हो गया, फाइनल डिग्री आ गई, लेकिन एक बहुत जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव काम अभी बाकी है। आप सोचिए, कोर्ट ने फैसला दे दिया, पर जो सरकारी रिकॉर्ड है उनमें तो जमीन अभी भी पुराने जॉइंट खाते में ही चढ़ी होगी ना। अरे हाँ, ये बात तो है। सरकारी कागजात जैसे वो खसरा खतौनी, उनमें तो नाम अलग अलग करवाने पड़ेंगे, वरना तो कंफ्यूजन रहेगा या आगे दिक्कत आएगी। तो उसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल सही। इसके लिए फाइनल डिक्री की एक सर्टिफाइड कॉपी लेकर जो संबंधित तहसील या रेवेन्यू ऑफिस है वहां नामांतरण के लिए अप्लाई करना होता है। नामांतरण यानी म्यूटेशन। हाँ, म्यूटेशन या दाखिल खारिज भी कहते हैं इसको। पटवारी या जो भी संबंधित रेवेन्यू कर्मचारी है वो इस कोर्ट की डिग्री के बेस पर सरकारी लैंड रिकॉर्ड्स में एंट्री करता है। जो पुराना जॉइंट खाता था उसे खत्म करके हर हिस्सेदार के नाम पर उसकी जमीन का एक नया अलग खाता खोल दिया जाता है। अच्छा, तो नामांतरण से कोर्ट का फैसला सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद ही कह सकते हैं कि प्रक्रिया सही माने में पूरी हुई। हाँ जी, बिल्कुल। नामांतरण एक तरह से कोर्ट के फैसले पर सरकारी मुहर लगा देता है। इसके बिना आगे उस जमीन को बेचने में या उस पर लोन लेने में या कोई सरकारी स्कीम का फायदा लेने में दिक्कत आ सकती है। ये जुडिशियल प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जोड़ता है और ओनरशिप को बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें, जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं? पहली तो ये कि बिना सहमति के बंटवारा सिर्फ सिविल कोर्ट ही कर सकती है, तहसीलदार या पटवारी नहीं। सही। दूसरी, ये 2 स्टेज की प्रक्रिया है। पहले प्रारंभिक डिग्री जिसमें सिर्फ हिस्से तय होते हैं, और फिर अंतिम डिग्री जिससे असल में जमीन बढ़ती है। बिल्कुल। तीसरी, इसमें कमिश्नर का रोल बहुत अहम है, जो मौके पर जाकर नापजोख और सीमांकन करता है। और चौथी, कोर्ट के फैसले को सरकारी रिकॉर्ड में चढ़वाने के लिए नामांतरण कराना बहुत जरूरी है। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीका है। हाँ, और इस सिस्टमैटिक तरीके का मकसद ही यही है कि कोई अपनी मनमानी से या जबरदस्ती बंटवारा ना कर ले। पहले कानूनी हक तय होते हैं, फिर कोर्ट की निगरानी में फिजिकल बंटवारा होता है जिसमें सबको सुना जाता है। ये निष्पक्षता के लिए बनाया गया है, लेकिन हाँ, ये बात भी ध्यान रखने वाली है, जैसा आपने शुरू में कहा था कि इसमें समय लग सकता है। हाँ, स्रोत इस पर ज्यादा नहीं बताते, पर कोर्ट की कार्यवाही में लगने वाला टाइम और खर्चा ये एक प्रैक्टिकल पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि अगर आपस में सहमति ना बने तो संपत्ति बंटवारे के लिए कानून ने एक पूरा रास्ता तय कर रखा है। केस फाइल करने से लेकर नोटिस, जवाब, सबूत, फिर 2 तरह की डिक्री, कमिश्नर का काम और आखिर में नामांतरण से सरकारी रिकॉर्ड ठीक करवाना, सब कुछ कोर्ट की देखरेख में होता है। जी, ये भले ही थोड़ा जटिल लगे, पर हर स्टेप का अपना एक लॉजिक है, अपना महत्व है, ताकि आखिर में एक सही और टिकाऊ हल निकल सके। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के बाद एक सवाल फिर भी मन में आता है कि क्या कोर्ट से फाइनल डिग्री मिलने और नामांतरण होने के बाद भी क्या असलियत में ज़मीन पर लोगों को अपने हिस्से पर शांति से कब्जा पाने या उसे इस्तेमाल करने में कोई प्रैक्टिकल मुश्किलें, देरी का सामना करना पड़ सकता है? इसके बारे में सोचा जा सकता है। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आपका न्याय को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।